हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टी20 मैच, जो होने वाला है 25 जनवरी को शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपक में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना, जनरली वो ड्रायर साइड पे रहती है और स्पिनर्स के लिए पिच से मदद रहेगा। पूरा रैंक टर्नर नहीं रहेगा पिच, कि ऐसा हो कि एकदम ही स्पिनर्स को पिच से बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा है, वैसा भी नहीं रहेगा। पास्ट में पिच ऐसी होती थी, लेकिन अब जो नेचर है पिच का वो ऐसा नहीं है। और अंडर लाइट्स ना पेसर्स को भी यहाँ पे स्विंग मिलता है, तो स्पिनर्स के लिए मदद है, पेसर्स के लिए मदद है। अब बात कर लेते हैं बैटर्स की। तो बैटर्स जो विकेट पे टाइम बिताएंगे उनके लिए बैटिंग आसान हो जाएगा। शुरू से ही यहाँ पे टाइम करना बॉल को थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब जब बैटर्स यहाँ पे थोड़ा सा रुक के खेले हैं, बॉल को देख के खेले हैं, तब स्कोरिंग आसान रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो एक बैलेंस टाइप का सरफेस ही है, जिसमें हर डिपार्टमेंट को एडवांटेज है, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज रहेगा। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए, जो फर्स्ट मैच हुआ उसमें राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 141 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। चेन्नई सुपर किंग्स 145 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना के आराम से चेस कर जाती है 18.2 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 3 विकेट्स मिले हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 175 रन 9 विकेट के नुकसान पे। राजस्थान रॉयल्स 139 रन बना पाती है 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 5 विकेट मिले हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। यहाँ एसआरएच पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 113 रन, ऑल आउट हो जाती है, और वहीं केकेआर 10.3 ओवर्स में 114 रन बना के आराम से जीत जाती है, वो भी 2 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 9 और स्पिन को 3 विकेट्स मिले थे। अब आप देख रहे होंगे ना कि स्कोरिंग भी हुई है, पेसर्स के लिए भी मदद है पिच से और स्पिनर्स के लिए भी पिच से मदद है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही रैंक टर्नर मिलेगा, आपको एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 160 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 25 मैचेस खेले हुए, जिसमें से 14 मैचेस इंडिया जीत चुकी है, 11 मैचेस इंग्लैंड जीत के आ रही है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो इंडिया ने 4 मैचेस जीत रखे हैं, वहीं इंग्लैंड अपने 2 मैचेस जीत के आ रही है। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 की। तो संजू सैमसन ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। रवि बिश्नोई भी मोस्ट प्रोबेबली इस पिच पे पूरे ओवर्स करने चाहिए, तो ये हो गए 16 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स हैं वो जाएंगे हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी के खाते में। बात करेगा डेथ ओवर की, तो अर्शदीप सिंह डेथ में कंफर्म है, सेकंड डेथ बॉलर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो संजू सैमसन 38 मैचेस की 34 इनिंग्स में 836 रन है, 27 का एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट है, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, कीपिंग का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा। तो टोटली हिट और मिस टाइप प्लेयर है, तो इनकी बैटिंग पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ओवर हिटिंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं और शुरू से ही ना ये अपना बल्ला घुमाते रहते हैं, और वहां पे फिर जो सामने बॉलर्स हैं वो क्वालिटी बॉलर्स है, लेकिन जनरली हर बार लक उतना साथ नहीं देगा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आप ग्रैंड लीग में इनको एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। तो 69 मैचेस की 75 इनिंग्स में 2570 रन है, 40 का एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा है, लेकिन टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग बैटर है, और 360 डिग्री शॉट्स भी है इनके पास, और टी20 फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, तो आप आराम से इनको लेके चल सकते हैं। अगर पिच ऐसा आता है कि बहुत ही स्लोअर साइड पे हो, तो भी आप इनको टीम में रखिएगा, क्योंकि स्पिन भी ये अच्छा खेल लेते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं तिलक वर्मा। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, सीधा सीधा टीम में रख लीजिएगा। एक तो
रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और जो लास्ट सीरीज हुई थी ना उसमें सूर्य कुमार यादव इनको अपने ऊपर भेज रहे थे, तो क्या पता इस सीरीज में भी अब इनका प्रमोशन हो जाए, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब एक ही केस में आपके लिए इनका सिलेक्शन बैकफायर कर सकता है, वो उस केस में कि जब इंडिया का टॉप ऑर्डर थोड़ा ज्यादा बैटिंग कर जाए, ज्यादा ओवर्स खेल जाए और फिर इनके ऊपर हिटर्स प्रमोट होने लग जाए, जैसे हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, तो उस केस में ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। वरना ये अगर मैं ओवरऑल जनरली बात करूं ना तो ये टीम में अच्छे पिक दिख रहे हैं फैंटेसी वाइज। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, डुअल रोल है, जरूर लेके चलिए टीम में, मैंडेटरी पिक रहेंगे, कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे ये। फिर आते हैं रिंकू सिंह, तो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगा, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी ज्यादा बॉल्स खेलने को नहीं मिलेगी और वहां पे ना फिर इनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाता है कि मारना ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वहां पे ये विकेट भी फेंक देते हैं और कभी कभार तो बैटिंग भी नहीं आती है, इतना नीचे है, तो आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, एक तो बॉलिंग पे श्योरिटी नहीं है, अब बैटिंग लाइनअप भी काफी ज्यादा नीचे है, तो अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। एज अ ट्रम्प कार्ड ना आप इनको स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल, तो अगर पिच ड्रायर साइड पे रहा और आता है कि विकेट से स्पिनर्स के लिए मदद है तो ले लीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे प्लेयर्स को प्रेफर करेंगे जो हमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस देके जाए। अब ये बैटिंग कर लेते हैं लेकिन बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा नीचे है ना कि इनकी बैटिंग आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो आराम से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। अगर ऐसा आता है कि बैलेंस टाइप का सरफेस है तो स्पिन वाला विकेट रहेगा, अगर पिच से स्पिनर्स को मदद है तो उस केस में ले लीजिएगा। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, तो अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि स्पिनर्स को मदद है तो आराम से ले लीजिए, और वैसे भी ये लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रखते हैं, लॉन्ग वंस गुगली काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक तो डेथ में बॉलिंग डालेंगे, ऊपर से यॉर्कर स्लोअर वंस का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ इनिशियल ओवर में अगर स्विंग रहा ना तो वो भी ये स्विंग मूवमेंट भी प्राप्त कर लेते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो रीसेंट फॉर्म ना काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अगर आप लास्ट के 5 मैच देखे तो एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें विकेटलेस गए हों और टोटल 15 विकेट लिए हैं, तो फॉर्म वाइज मैंडेटरी पिक रहेंगे। और पिच में अगर ड्राइनेस रही ना, थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मदद रहेगा, तो उस केस में आप इनको एज अ कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी कंसीडर करके चल सकते हैं, तो मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्रोबेबल 11 की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, फिर आएंगे जॉस बटलर, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड। बात करें ओवर डिविजन्स की, तो देखिए जो चार मेन बॉलर्स है, मार्क वुड, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 16 ओवर्स। बचे हुए 4 ओवर्स जेमी ओवर्टन और लियाम लिविंगस्टन के खाते में जाएंगे, उसमें भी जेमी ओवर्टन ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड मिलकर डेथ करने चाहिए। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्ले स्टैट्स की, तो फिल सॉल्ट रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर पिच यहाँ पे स्लोअर साइड पे हुआ तो फिर स्लो विकेट के ना ये उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि बैलेंस टाइप का सरफेस है तो उस केस में आप इनको लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आएगा स्लोअर साइड पे पिच है ना तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं बेन डकेट, तो रिसेंट बीबीएल में काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में थे और टेक्निक वाइज भी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। स्लो विकेट पे भी ना ये आपको अच्छा खासा रन बना के देख जा सकते हैं, स्पिन के भी अच्छे बैटर हैं, तो जरूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं जॉस बटलर, तो विकेट चाहे जैसे भी रहे मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, अगर रिसेंट फॉर्म देखे तो काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे, आराम से आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं, डिफॉल्ट पिक रहेंगे। फिर आते हैं हैरी ब्रुक, तो ये भी टेक्निक वाइज बहुत ही अच्छे प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बस दिक्कत यही है कि अगर पिच स्लोअर साइड पे रहा तो वहां पे फिर इनकी बैटिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो साथ भी सेम केस रहेगा कि अगर विकेट बैटिंग फ्रेंडली रहता है तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि ड्राई साइड पे विकेट है, स्पिनर्स को मदद है, तो उस केस में आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, आराम से टीम में लेके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जेकब बेथल, तो रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, अब दिक्कत इनके साथ ये है कि बैटिंग एक तो काफी नीचे आ रही है और बॉलिंग का बैकअप नहीं रहेगा,
तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने इफेक्टिव पिक नहीं दिख रहे हैं। आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन। तो बैटिंग काफी नीचे आएगी और बॉलिंग में ओवर्स पे श्योरिटी नहीं रहेगी, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं गस एटकिंसन। तो 4 मैचेस में 6 विकेट ले रखे हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, पेस जनरेट कर लेते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। इंडियन बॉलिंग के केस में हो सकता है इंग्लैंड इतने रन ना बनाए, तो फिर उतना इंडियन बैटर्स के लिए प्रेशर सिचुएशन ना क्रिएट हो और वहां पे फिर ये उतने इफेक्टिव पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर। तो 30 मैचेस में 37 विकेट ले रखे हैं, लास्ट मैच में थोड़ा अनलकी रहे, नहीं तो इनको 3 विकेट मिलना चाहिए। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं, डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ बैटिंग का भी कुछ बैकअप देके जाते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं आदिल राशिद। तो 120 मैचेस में 127 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में 1-2 विकेट दिला के जाएंगे और इस पिच पे अगर स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस रहता है ना, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक बन जाते हैं। तो पिच रिपोर्ट में अगर आता है कि स्लोअर साइड पे पिच रहेगी, तो जरूर कवर करके चलिएगा इनको। फिर आते हैं मार्क वुड। तो 35 मैचेस में 50 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म भले ही उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन पेस जनरेट कर लेते हैं, लाइन लेंथ काफी सटीक रखते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। और डेथ में ना बॉलिंग भी करेंगे तो उसका भी एडवांटेज रहेगा, तो जरूर लेके चलिए। अब बात कर लेंगे ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर अच्छे पिक रहेंगे, संजू सैमसन भी आपके लिए एक मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ से सूर्य कुमार यादव अच्छे पिक रहेंगे, तिलक वर्मा अच्छे पिक रहेंगे, बेन डकेट अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से हैरी ब्रुक को भी कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं हैरी ब्रुक का सिलेक्शन पिच रिपोर्ट के ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ से हार्दिक पांड्या मैंडेटरी पिक रहेंगे, लियाम लिविंगस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे, पटेल मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से हरदीप सिंह मैंडेटरी पिक रहेंगे, जोफ्रा आर्चर मैंडेटरी पिक रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि थोड़ा ड्रायर साइड पे है, तो उस केस में मैं बैटिंग सेक्शन से बेन डकेट को हटा के रवि बिश्नोई को कवर करके चलूंगा। बात कर ले कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, वाइस कैप्टनसी चॉइस में मैं जोफ्रा आर्चर को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 से जरूर जुड़ जाए, वहां पे डेली बेसिस पे आपको मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।